बॉस के घर में आके जिसने कर दिए बिग खुलासे वो है सौरिश शर्मा और वो हमारे साथ है और जो कि विजनरी मेंटर और एस्ट्रोलॉजर है। तो आज उनका विजन जानते हैं और कुछ बातें करते हैं। तो सौरिश, वेलकम। थैंक यू नुपु जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो है बिग बॉस का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा आपका वो कैसा रहा पहले तो? जी देखिए, मेरे लिए ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट रहा है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत बैकलैश भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने कुछ कंटेस्टेंट्स के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बोला। तो अगर कुछ नेगेटिव बोलते हो लेकिन उसमें सच्चाई थी, मेरा काम था अंदर जाके सच्चाई बताना। तो जैसे मैंने प्रियंका और अंकित के बारे में थोड़ा सा बोला, तो उनके फैंस को वो थोड़ा पसंद नहीं आया, तो उसका बैकलैश मेरे को काफ़ी हद तक मिला है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए, मेरे पास हज़ारों मेल्स हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हज़ारों मैसेजेस हैं। लोग चाहते हैं कि मैं उनका भविष्य बता पाऊँ, और ये सब इसी वजह से हो पाया क्योंकि बिग बॉस और एंडेमॉल और कलर्स की टीम ने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं उनके इस साल के कंटेस्टेंट्स के बारे में आकर उनका भविष्य बता पाऊँ। तो दोबारा बोल रहा हूँ, पहली बार, वो भी नेशनल टेलीविज़न पे, जो बिग बॉस, जो इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, वहाँ मौका मिलना मेरे लिए एक सपना है, और वो सपना मेरा अभी ही पूरा हुआ है। तो काफी खुलासे भी किए आपने और मतलब कहेंगे एडवाइस भी अपने तरीके से वहां पर दी गई। तो एक एक कंटेस्टेंट की बात करें तो कैसा रहा, मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग आपको लगा आपके हिसाब से? देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की बात करें जो गेम बहुत अच्छी तरह खेल रहे हैं, तो मैं यहाँ शिव की एक प्रशंसा करना चाहता हूँ कि जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि विजनरी मेंटोर और एस्ट्रोलॉजर सौरिश शर्मा अंदर आ रहे हैं, तो शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन जो खड़े हुए मेरे को ग्रीट करने के लिए। ठीक है, उनका दिल इतना साफ है और उनकी वही चीज़ उनके ऑरा में, उनके फेस पर बहुत स्ट्रांगली झलकती है। और मैंने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन उनको दे के दिया है कि 2024 से पहले आप शिव को बहुत जल्दी एक मराठी मूवी में भी देखने वाले हैं। ओके। तो अगर कहे तो सौरिश के फेवरेट अगर कहे कि तो शिव है। शिव है, देखो फेवरेट्स दो तीन हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी को साइड पे रख के हम बात करें तो निमृत भी फेवरेट है। किसका गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वहां पर? अगर गेम की हम बात करें तो शिव जी। और अगर आपके एस्ट्रोलॉजी एंगल से अगर हम जाए तो किसे आप ताज किसे पहने देख रहे हैं, ट्रॉफी किसके हाथ में देख, देखते हैं? तो यही प्रश्न मुझे सलमान सर ने भी अभी पूछा था, जो आज के एपिसोड में आने वाला है, कि एस्ट्रोलॉजिकली आपको कौन विनर लगता है। तो मैंने वहाँ एक चीज़ ऐड की कि सलमान सर, जो मैं करता हूँ, जो मेरी असली चीज़ है, वो है हॉरोस्कोप रीडिंग। सबका हॉरोस्कोप मेरे पास नहीं था, और मैं फेस रीडिंग इज़ जस्ट द 20% ऑफ द होल थिंग दैट आई डू, दैट आई प्रैक्टिस। लेकिन फेस रीडिंग से जो मेरे को बहुत स्ट्रांगली दो कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं, तो मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ, बहुत टफ कंपटीशन है। 51% मैं कहूँगा प्रियंका को, और 49% मैं कहूँगा शिव को। और मैं उधर एक खुलासा करके आया हूँ कि अगर 8 फरवरी तक सुम्बुल तौकीर खान अगर टिक पाती है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो भी जीत सकती है। और स्टेज पर मैंने ये भी बोला था, शालीन अगर आज से गेम ठीक कर ले, टॉप 3 नहीं, आपको वो भी विनर बनता दिख सकता है। लेकिन वैसा करना उस शालीन के खुद के हाथ में है। प्रियंका के लिए काफी कुछ कहा और मतलब सलमान ने भी पहले से भी कह रहे हैं सलमान की शी इज अ हीरोइन मटेरियल। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, सलमान सर के उस कमेंट से, उससे मैं प्रभावित ना होकर, जो मैंने प्रियंका का ऑरा देखा, जो फेस रीड किया, सबसे स्ट्रॉन्ग भविष्य जो है, वो बहुत कम टाइम में, कम समय में आप सभी देख पाओगे। बड़े पर्दे पर प्रियंका मुझे आती दिखती है, और ये चीज़ मैंने ओपनली सभी के सामने प्रेडिक्ट किया, जो ऑन एयर भी हुआ है। तो कहीं प्रियंका पर कुछ नागिन का साया कुछ नजर आ रहा है? जी देखिए, अगेन, नागिन जो है, अगर हम उस सीरियल की भी बात करें, क्योंकि हर एपिसोड या हर जॉनर अलग अलग ग्रहों का है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्रीज की अगर बात करते हैं, वो राहु ग्रह की है। अगर जैसे कि आपने नागिन का नाम लिया, तो वो एक सांप की जर्नी है। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत उसमें ड्रामा भी है, इसलिए वो सांप होने की वजह से वो उसमें शनि का फैक्टर आ जाता है, और ड्रामा होने की वजह से उसमें चंद्र का फैक्टर आ जाता है। तो प्रिसाइजली अगर मैं सिर्फ नागिन देखूं, अगेन वो हॉरोस्कोप से पता लगेगा, लेकिन काफ़ी अच्छे चांसेस हैं वो नागिन में भी दिख सकती है। तो जहाँ वहाँ की जो अगर कहे लव स्टोरीज की बात करें जो तो टीना शालीन मतलब कहाँ है, क्या स्टेटस लग रहा है आपको, कुछ है नहीं है आपके हिसाब से? जी, तो देखिए, अगर हम शुरुआत से शुरुआत करें, जब शालीन और टीना का एक अफेयर जैसा दिखता
दिख रहा था सब व्यूअर्स को, तो शालीन की तरफ से इनिशियली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग दिख रहा था, और वो टीवी पर जो उनका मैं पढ़ पा रहा था वो भी उतना स्ट्रांगली, काफ़ी हद तक शालीन प्योर थे। वो एज अ गेम नहीं ले रहे थे, वो उनके इमोशंस थे। क्योंकि अब घर में अगर आप 13 लोगों के 16 लोगों के बीच में हो, और अट्रैक्शन होना एक वाजिब चीज़ है ना, और एक बंद घर में 4 महीने बिताना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि एक्चुअली में किसी से अट्रैक्शन हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टीना की बात करें, उन्होंने शालीन का इसी इमोशन का काफ़ी हद तक फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन शालीन को जब भी गेम समझ में आ गई थी, उन्हें साइड पे हट जाना चाहिए था। तो उसके बाद वो काफ़ी हद तक इसको गेम की तरह लेना शुरू कर दिया था उन्होंने। और ये बात मैं कल उधर भी उठाकर आया हूँ कि शालीन, आपको इन सब से निकलना पड़ेगा। और मैंने ये भी बोला, एक औरत ही बर्बादी का कारण बनेगी, तो इसको नेगेटिव वे में ना लो, अपनी खुद की पर्सनालिटी आगे दिखाओ। निमृत के लिए क्या बोलेंगे? निमृत जी बहुत एक स्वीट इंसान है, जो कि एक फैमिली, उसकी बैकग्राउंड जो है, उनके डैड जो हैं वो एक आर्मी पर्सनल हैं, और उनके मॉम जो हैं वो टीचर और प्रिंसिपल हैं। तो उसकी अपब्रिंगिंग में, वो एथिक्स में, वो चीज़ उसके फेस पर, उसके जेन्युइननेस, ये सब झलकता है। ठीक है, निमृत जब एंटर किया था, बिग बॉस ने उन्हें सबसे पहले कैप्टन बनने का एक टास्क दिया था। सबको लगता है कि निमृत को बिग बॉस ने बनाया है, लेकिन उसने टास्क कंप्लीट किया, तभी वो कैप्टन बनी है। अगर कोई अड़ जाता कि रूम नहीं चाहिए, तो शायद निमृत को हम फर्स्ट कैप्टन बनता नहीं देख पाते थे। निमृत का ड्रॉबैक क्या है? जब कैप्टेंसी में थी, उसने बहुत स्ट्रांगली कैप्टेंसी को देखा है, अपने मुद्दे सही उठाए हैं, सबसे काम करवाया है। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं घर में बोल के आया था निमृत के बारे में, देखो, जब आप एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो, तो वो आपके जीन्स में, आपके नेचर में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो स्टार्टिंग में बिग बॉस ने कुछ टास्क दिया था, और निमृत वो पढ़ रही थी और सबको बता रही थी कि वो टास्क क्या है। वो बताने के बाद लास्ट में उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, नाउ डिस्पर्स। वो स्ट्रिक्टनेस, वो अथॉरिटी निमृत रखती है, लेकिन वो कब रखती है? जब उसके पास कैप्टेंसी होती है। उनका सूर्य इस बात का उन्हें रिजल्ट देता है। सूर्य को बिना कैप्टेंसी के कैसे हम ठीक रखें, मैं उसके उपाय भी उन्हें दे के आया था, जो कि ऑन हेयर सी, टोटल मेरा अंदर 2.5 से 3 घंटे का एक्सपीरियंस था। अब टाइम बाउंडेशन होने की वजह से उनको एपिसोड, मेरा जो टेक है वो 20 से 25 मिनट का रहा है, क्योंकि सब नहीं दिखाया जा सकता। तो निमृत को भी मैं उनके उपाय दे के आया था कि अगर कैप्टन नहीं भी हो, तो भी एक कैप्टन की तरह रहो, आप बहुत आगे जाओगे। अर्चना के लिए तो आपने मतलब पूरा घर ही डर गया उस चीज़ से कि काली जुबान है। तो कितना संभल के उसे बोलना चाहिए, और कितने मतलब इंटेंशन सही रखना चाहिए लोगों के लिए? देखो, काली जबान के साथ मैंने एक और चीज़ मेंशन की थी घर के अंदर, जो कि ऑन एयर नहीं हो पाया, अगेन ड्यू टू द टाइम बाउंडेशंस। मैंने कहा था, इसे आप काली जबान कहो, चाहे आप वाक्य सिद्धि कहो। वाक्य सिद्धि क्या होते हैं? जिनके वाक्य सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध यानी पूर्ण हो जाते हैं, जो वो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। और ये शक्ति सिर्फ उन्हीं के पास होती है जो दिल से बहुत ज़्यादा साफ होते हैं लोग। ठीक है, दिल से अर्चना से साफ, और शिव ऑफ कोर्स। अर्चना भी बहुत ज़्यादा दिल की साफ है। कितना लोगों के लिए खाना बनाती है, डांटती भी है, गुस्सा भी होती है कि आज के बाद नहीं बनाऊंगे, और अगले दिन फिर आप अर्चना को किचन में ही देखते हो, क्योंकि उसे अच्छा लगता है लोगों को अच्छा खाना खिलाना। और सब इस बात की तारीफ भी करते हैं। झगड़ते हैं तो सिर्फ उसकी नेचर की वजह से, और प्यार भी करते हैं क्योंकि वो सबका ध्यान भी रखती है, सबको खाना भी। फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि ये मेरा दोस्त है इसको इतना देना है, ये मेरा दुश्मन है इसको नहीं देना। खाने में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। कुछ नेगेटिव ट्रेड्स तो सभी इंसानों में होते हैं, तो मैं उन्हें बता के आया हूँ। सब कॉन्शियस माइंड में सबको अपनी क्षमताएं पता होती है, कॉन्शियस माइंड में नहीं पता होती। तो मैं उनके कॉन्शियस माइंड में डाल के आया हूँ कि आपके पास वाक सिद्धि की ताकत है, अगर उसे आप सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। नहीं, इसको फिर उल्टा ही बोलेंगे तो लोगों के साथ उल्टा जब होगा तो उसकी थोड़ा सा उसका नेगेटिव एनर्जी भी आएगा। अगर नेगेटिव बोलकर नेगेटिव इवेंट आता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा अर्चना पर भी आएगा। तो उनके भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है। वो पॉलिटिशियन बनने को एस्पायर करते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेट रखना अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला, जो दिल साफ है वैसे ही खेलो, और लाइफ में भी वैसे ही रहो, बहुत आगे जाओगे। तो सौरिश के हिसाब से कौन टॉप 3 में होना चाहिए? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपका जो प्रश्न है, ये सौरिश एज ए एस्ट्रोलॉजर है कि सौरिश एज अ व्यूअर है?
पहले तो एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, देखो अगेन जैसे कि मैंने कल सलमान सर को भी बोला, हॉरोस्कोप ना होने के खुद के कुछ कॉन्स हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन फिर भी फेस रीडिंग जितना मैं करता हूँ उस हिसाब से शालीन बहुत स्ट्रांग है, प्रियंका बहुत स्ट्रांग है। दो नाम और लेना चाहता हूँ, आपने तीन पूछा, टॉप थ्री पूछा। शालीन अगर गेम ठीक कर लेते हैं डेफिनेटली आप उसे टॉप थ्री में देखोगे। निमृत कुड बी वन वेरी स्ट्रांगली, और स्टैन थोड़ा सा मिस करने का चांस है उसका, लेकिन स्टैन नेचर वाइज बहुत बढ़िया इंसान है, फ्यूचर उसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मेरे ये फेवरेट्स एज पर एस्ट्रोलॉजी है। सलमान को कुछ सजेस्ट किया है, मतलब ऐसा कुछ याद, कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ बातचीत हुई हो, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा रहा? देखिए सलमान सर से मिलना ही लोगों का एक सपना होता है, और मैं अपने आप को, मैं नेचर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, परम परमात्मा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस साइंस का धन्यवाद करना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का, एंडेमॉल कलर्स की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा और मुझे मौका दिया कि मैं सलमान सर के साथ स्टेज शेयर कर पाऊँ। मेरे लिए ये लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट है। सलमान खान सर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो शुरू से मेरे फेवरेट रहे हैं, और मैंने एक अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस उनके साथ स्टेज पर भी शेयर किया था। 2016 में जब उनकी मूवी सुल्तान आ रही थी तो वो पंजाब आ रहे थे, कुछ रीजंस की वजह से जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, मैं उन्हें मिल नहीं पाया, और मैं अगले दिन काफ़ी रोया भी हूँ इस वजह से, और उस चीज़ का दुख मेरे को 3-4 महीने सताता रहा। और वो समय था 2016 का जब मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छे से पढ़ रहा था। तो मैं इसीलिए कल बिग बॉस के मंच को, और एस्ट्रोलॉजी एक ज़रिया बना है उन्हें मिलने का, इसलिए मैं इन दो चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को और बिग बॉस को, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट दिया है। और सलमान सर बहुत ही, क्या कुछ प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे सलमान के लिए? डेफिनेटली मैं सलमान सर के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। जो नर्वसनेस में सलमान सर ने मेरे से पूछा भी था, मुझे देखकर क्या लग रहा है, तो अब आप एक सुपरस्टार को मिल रहे हो जो आपका फेवरेट है ना, और उनकी ऑरा के बारे में सब सुनते हैं कि सलमान सर का ऑरा ऐसा है कि एक बार कुछ बोल ही नहीं पाओगे आप उनके सामने, फिर भी कुछ बोल पाया, इतना बहुत है मेरे लिए। लेकिन उनके बारे में जो मेरे को दिख रहा था वो नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत नर्वस था। जैसे ही स्टेज से उतरा, मैंने कहा मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और एक सुपरस्टार मेरे से अपने भविष्य के बारे में पूछ रहा था, और मैं वो नर्वसनेस की वजह से मिस कर गया। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं, और मैं ज़रूर वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए दो चीज़ें जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखी थी, एक उनके हेल्थ से रिलेटेड है, उन्हें अपने बैकबोन का और शोल्डर का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें मैं ये उन्हें बोलना चाहता था कि सलमान सर, जब भी आप शोल्डर का या कुछ बैक से रिलेटेड कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपको उसमें वज़न कम करके रेप्स बढ़ाने चाहिए, किसी भी तरह का, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो कि मुझे ये भी दिख रहा है उन्हें पिछले 2 महीने में इसमें से कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे। इसके रिलेटेड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो आया था, मैं एक शिव भक्त हूँ, शुरू से एक शिव भक्त रहा हूँ, तो मुझे एक इंट्यूशन आया कि सलमान सर पहले कभी शिव की पेंटिंग कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है, और एक मैसेज था कि वो पेंटिंग उन्हें एक बार दोबारा करनी चाहिए। ये तो मतलब ज़रूर, अगर सलमान अगर देखे और इस चीज़ को फॉलो करे। सौरिश, कब से आपने एस्ट्रोलॉजी की तरफ रुझान हुआ, मतलब पढ़ाई की है, क्या क्या किया है, कितनी मेहनत है इसके पीछे? जी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मैंने बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद मैंने एमबीए भी किया है, उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट के काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं। तो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ द ज़रिया जिसने मेरे को इंस्पायर किया, क्योंकि मेरे कुछ मित्र थे जो फेसबुक फ्रेंड्स थे, वो ज्योतिष की मदद से प्रिडिक्शंस कर पाते थे कि आज की मार्केट कैसे रहने वाली है। सो वहाँ से मेरे को एक इच्छा हुई कि कैसे ज्योतिष इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। जब थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया, और इससे भी पहले मैं अपने फादर दिनेश शर्मा, जो कि वो भी एक जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनकी वजह से ही हूँ जो मैं हूँ अभी, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने फादर से जब बोले कि मैंने एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर चूज़ करना है, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को इतनी छूट देता है
कि एस्ट्रोलॉजी को वो एज अ प्रोफेशन चूज़ करे, क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ वो लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं जिनका या तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, या फिर जो मिडिल एज में जाकर या 20 साल एस्ट्रोलॉजी सीख कर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मैं ये समझता हूँ कि मैं उनको प्राउड फील करवा पाया हूँ अभी तक। और एक्सपीरियंस की बात करूँ, ये मेरा सफ़र शुरू हुआ था 2014 के लास्ट में, दिसंबर नवंबर के आसपास। 2015 से 2018 तक मैं पूरी तरह इसमें नॉलेज गेन करने में लगा हुआ था, काफ़ी लोगों के पास गया। इवन जो मेरे असली गुरु हैं वो मेरे फादर इन लॉ हैं, तो पहले वो गुरु थे, अब वो मेरे फादर इन लॉ बन गए हैं। तो उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि आज मेरे को सब एस्ट्रोलॉजी आता है। आई नो बहुत कम, जितना ये ज्ञान एक समंदर की तरह है। तो एक लाइफ टाइम भी छोड़ो, अगर हम 7 जन्म भी ले लें तो पूरी तरह से इस ज्ञान को नहीं जान पाएंगे। एवरी डे सलमान सर ने, मैं ये बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो सलमान सर ने भी जब मैं स्टेज पर आया तो उन्होंने बहुत ही फ़नी वे में मेरे को बोला कि ये तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, इनमें तो एक्टिंग का कीड़ा नज़र आ रहा है। तो इस और सभी ने ये भी कहा कि नेक्स्ट सीजन के लिए आपको लेके आया जाए। हाँ, शिव ने मुझे बोला था कि अगर क्या आप नेक्स्ट सीज़न में आ रहे हो, और अगर आ रहे हो तो आप फाड़ने वाले हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने सलमान सर को भी मैंने इस बात का जवाब दिया कि मेरे किस्मत के सितारों में एक्टिंग का कोई सितारा नहीं है। मैं बहुत पैशनेटली इस नॉलेज को फॉलो करता हूँ, इस साइंस को फॉलो करता हूँ, और इसी में ही मेरा आगे आने वाला सफ़र होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिग बॉस ही एक पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं सब लोगों के सामने आ पाया हूँ। इससे पहले मेरा जितना भी सफ़र रहा है, जो भी मेरा सर्कल है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो आज की डेट में मेरी फैमिली की तरह है, वो सिर्फ माउथ रेफरेंस से ही हो पाया है। और माउथ रेफरेंस उसी का होता है जो एक नॉलेजेबल इंसान हो, जो कोई क्षमता रखता हो, जो कोई ज्ञान रखता हो, जो रिजल्ट्स देता हो। तो मेरे लिस्ट में बिग बॉस में आने से पहले भी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट्स रहे हैं, काफ़ी एक्टर्स रहे हैं, काफ़ी पॉलिटिशियंस रहे हैं, जो कि मेरे इंस्टा हैंडल पे आप इजीली देख सकते हो, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत इजीली देख सकते हो। और बहुत प्यार मिला है, सबसे बहुत प्यार मिला है। चलिए आगे भी और ऐसे ही आपको प्यार मिलता रहेगा, यही चाहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।